Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mava. I am back with the another video. In this video we are going to start a very new topic, that is the Sale of Goods Act 1930. जो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये सेल एंड परचेज के टुवर्ड्स रिवॉल्व करता है। तो अगर आप यहाँ फोटो देखोगे, यहाँ जो मैंने बताया है ये मैंने एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में बताया है, जिसमें बायर भी आपका है और यहाँ सेलर भी है। बायर जो होता है उसकी अपनी कुछ नीड्स होती है, वांट्स होती हैं जो वो फुलफिल करना चाहता है। सेम अप्लाइज विद द सेलर एज वेल। बायर जो होता है वो क्या करता है, मनी देता है, अपना टाइम देता है, ठीक है, उस चीज को खरीदने में। और सेलर जो होता है वो सर्विसेज देता है, वो आइडिया देता है, वो प्रोडक्ट देता है वो चीज बेचने में। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर। सबसे पहले जो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था, बट नाउ इसको अलग से एक एक्ट बनाया गया है जो बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब हम सेल की बात करते हैं या सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में बायर भी आपके होते हैं, सेलर भी होते हैं। सेलर की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, बायर की कुछ अपनी नीड्स होती हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम वाज देयर, goods were exchanged for the goods, right? बट नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज है, वी नो बायर एंड सेलर। बायर क्या करता है, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके अगेंस्ट उसको पैसे देता है। एंड सेलर क्या करता है, सर्विसेज देता है, उसके अगेंस्ट पैसा लेता है। सो नाउ Sale of Goods Act 1930 plays a pivotal role in regulating contract relating to the sale of goods. इसमें जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने अपने एक्ट बनाए, तो मैंने आपको वही बताया था कि इसमें लिखा भी हुआ है कि पहले जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इंक्लूडेड था, जो लेटर ऑन फिर एक अलग से एक्ट बनाया गया जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। आज हम पूरे इस टॉपिक में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर पढ़ेंगे। ऑफ व्हाट, ऑफ immovable property. Now see, we know the differentiation between the movable and the immovable property. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर की बात कर रहे हैं। नाउ हु इज बायर? सबसे पहले बायर कौन होता है? बायर अलग है, कंज्यूमर अलग है, याद रखना। A buyer is an individual organization और entity जो गुड्स को एक्वायर करती है या सर्विसेज लेती है और उसके अगेंस्ट पेमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में जाती हूँ, मैं मार्केट में जाके कपड़े खरीद रही हूँ, तो मैं एक बायर हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं वो गुड्स लेती हूँ, या मैं होटल में जाती हूँ, मैं उनकी सर्विसेज लेती हूँ, उसके अगेंस्ट मैं उनको पेमेंट करती हूँ। इन अ कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट, a buyer is a party that seek to obtain product or service from a seller or a supplier. चाहे आप होलसेलर से लो, चाहे आप रिटेलर से लो, चाहे आप किसी भी सप्लायर से लो, बायर वो पर्सन होता है जो उस चीज को लेता है, परचेज करता है, ठीक है, वो बायर होता है। बायर जो है टिपिकली वो पार्टी होती है जो सर्विसेज लेती है, प्रोडक्ट लेती है, नेगोशिएट करती है प्राइजेस को, ठीक है, ये सब चीजें। बायर्स कैन बी कंज्यूमर्स परचेजिंग गुड फॉर पर्सनल यूज। देखो, डिफरेंशिएशन बिटवीन द बायर एंड द कंज्यूमर। बायर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो चीजों को खरीद रहा है, बट कई बार वो अपने यूज के लिए नहीं खरीदता है, उसको फर्दर सेलिंग के लिए यूज करता है, तो वो बायर होता है। कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम से बना है, तो कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, अपने डेली यूज में लेके आते हैं। नाउ हाउ, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मॉल में जा रहे हैं, या आपने देखा होगा डी मार्ट्स आपके ओपन हुए हैं, तो कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं जो डी मार्ट जाते हैं, वहां से बल्क में सामान खरीदते हैं अपनी शॉप के लिए, वो बायर हैं। सेम ऑन द अदर हैंड, हम लोग जाते हैं, हम डीमार्ट से सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने खुद की कंजम्पशन के लिए, वी आर नोन एज कंज्यूमर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। बायर वो पर्सन होते हैं जो प्रोडक्ट तो खरीदते हैं, बाकी वो
फर्दर सेलिंग के लिए खरीदते हैं। बायर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्ट तो खरीदता है, जो सर्विसेज तो खरीदता है, मगर वो अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदता, वो उसको रीसेलिंग के लिए खरीदता है। देन कंज्यूमर वो होता है जो खुद की कंजम्पशन के लिए यूज करे जाते हैं। मैं कहीं जा रही हूँ, या मैं किसी मार्केट में जा रही हूँ, किसी मॉल में जा रही हूँ, मैं ग्रोसरीज खरीद रही हूँ, तो मेरे को वो खुद की कंजम्पशन के लिए खरीदना है, आई विल बी कंसिडर्ड एज द कंज्यूमर। ठीक है, बट वही चीज अगर मुझे आगे फर्दर सेल करनी है तो आई विल बी कंसिडर्ड एज बायर। आई थिंक आपको भी डिफरेंशिएशन समझ आ गई होगी। जो ये बायर होता है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है आपका मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन में, कंज्यूमर नहीं करता। मार्केट की जो ट्रेंड्स होती हैं, उनकी जो साइकोलॉजी होती है, बायर का उस पर इफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर का नहीं पड़ता। देन वी हैव सेलर। कौन होता है? हु इज सेलर? सेलर वो इंडिविजुअल होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है। किसको? पोटेंशियल बायर्स को। यहाँ बायर भी हो सकते हैं या कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ऑलराइट, इन अ कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट अ सेलर इज द पार्टी जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो किसी और को देता है। अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा? मॉनेटरी वैल्यू लेगा, कंपनसेशन लेगा या मॉनेटरी पेमेंट लेगा, जिसको हम कंसिडरेशन भी कहते हैं। जो सेलर होता है टिपिकली द पार्टी दैट रिस्पॉन्ड टू बायर इंक्वायरी, नेगोशिएट टर्म्स। अब क्या होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है वो नेगोशिएट करता है, बायर नेगोशिएट नहीं करता, क्योंकि बायर जो होता है वो हमेशा वहां से ही लेगा जहां से क्या होगा, उसको होलसेल रेट पे पड़ेगा, इजी रेट पे पड़ेगा। रिटेलर से आप बार्गेनिंग कर सकते हो, होलसेलर से नहीं कर सकते। तो सेलर जो होता है ये टिपिकली वो पार्टी होती है जो नेगोशिएट भी करती है अपने कंज्यूमर के साथ, सेल ट्रांजैक्शन भी पूरी करती है। और सेलर जो होते हैं इसमें स्मॉल बिजनेसेस आपके आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। तो इनका काम क्या होता है? प्रोडक्ट को सेल करना और उसके अगेंस्ट कंपनसेशन लेना। What are the rights and duties of buyer and seller? देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये अपने में ही क्या कहता है कि आपने गुड्स को सेल किया। किसने किसको सेल किया? सेलर ने बायर को सेल किया। तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा? आंसर इज नो। उसके अगेंस्ट क्या लेगा वो? उसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन लेगा। यहाँ जो उन्होंने बात करी है, यहाँ कमर्शियल ट्रांजैक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन के कंसर्न में बात करी है कि जो ये सेलिंग होती है कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, नॉट योर पर्सनल यूज के लिए। नाउ राइट्स ऑफ बायर क्या होता है? जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ठीक है, तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो यही कह रहा है कि आप गुड्स को बेच रहे हो खुद के भी प्रॉफिट के लिए, ठीक है, खुद के लाइवलीहुड के लिए। तो यहाँ राइट्स ऑफ बायर, जो बायर है ना उनके कुछ राइट्स होती है, जैसे है राइट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाती हूँ, लेट्स से मैं एसी लेने जा रही हूँ या मैं वॉशिंग मशीन लेने जा रही हूँ, तो जब मैं जाती हूँ उस सेलर के पास एज अ बायर, तो मैं क्या करती हूँ, हम ना हमारे बीच में जैसे बिलिंग होती है, बिलिंग हो गई या कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपने ये गुड्स लिए, इतने प्राइसेस पे लिए, इस एड्रेस पे आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो जब मैं बायर हूँ तो मेरे पास ये राइट है कि मेरी रेजिडेंस या मेरी जगह पे वो डिलीवरी हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आपकी बिल में जो एड्रेस लिखा गया है वो एड्रेस पे आपको डिलीवरी हो जाएगी। ये मेरा राइट है टू गेट द डिलीवरी वेयर आई एम रिजाइडिंग और वेयर आई अग्री टू डिलीवर द गुड्स, राइट। तो बायर जो होता है उसका वो राइट होता है टू रिसीव द गुड्स, जो एरिया जो प्लेस उसने स्पेसिफाई करी है, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट प्लेस पे, एग्जैक्ट कंडीशन में, राइट। देन वी हैव राइट टू रिजेक्ट द नॉन कंफर्मिंग गुड। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, गुड्स आ जाते हैं, कई बार जो गुड्स आते हैं वो जो मंगवाया था वो नहीं होता, कुछ दूसरा मटेरियल आ जाता है, कई बार कम मटेरियल आता है, कई बार ज्यादा मटेरियल आता है। उस केस में यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट जो आपको नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने 5 एसी मंगवाए थे, गलती से 6 आ गए, तो मेरा ये राइट है कि मैं सिर्फ 5 एसी को ही एक्सेप्ट करूंगी, एक एसी को मैं रिजेक्ट कर दूंगी, ये मेरा राइट है। ओके, तो कोई मुझे बोल नहीं सकता कि आपने तो 6 आ गए हैं तो 6 के 6 आपने रखने हैं, नो। ठीक है, तो वापस किया जा सकता है। देन वी हैव राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट फॉर इंस्टॉलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके गुड्स आ रहे हैं, गुड्स, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड इन इंस्टॉलमेंट
विदाउट प्रायर अग्रीमेंट, तो बायर जो है वो रेपुडिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एसी मंगवाए थे, 6 एसी मंगवाए या 5 एसी मंगवाए, 5 एसी मैंने मंगवाए थे अपने न्यू फ्लैट के लिए। तो होना क्या था, एक्सपेक्टेड ये था, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था या अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि 5 एसी आपके एक ही दिन लग जाएंगे। बट हुआ क्या, एक दिन एक एसी लगा, दूसरे दिन दूसरा एसी लगा, तीसरे दिन तीसरा एसी लगा, मतलब हर दिन एक एक एसी लग रहा है। उससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे एनर्जी वेस्ट हो रही है, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है बार बार उसको डिलीवर करवाने में। तो आई हैव अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद दैट, और मैं बोलूंगी अब अपना सामान वापस ले जाओ। ऑल राइट, देन वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड अरेंज फॉर द इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है, मैं कोई प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ, ठीक है, उसकी वारंटी होती है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस होता है। तो ये मेरा राइट है कि मुझे पता चले कि अगर मैं कोई वॉशिंग मशीन ले रही हूँ तो कितने महीने का या कितने सालों का वारंटी है, इंश्योरेंस कितने की, मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ तो क्या क्या उसमें सब कुछ है, वो मेरे को पता होना चाहिए। इट इज माई राइट टू गेट द इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द सेलर पार्ट। देन वी हैव राइट टू एग्जामिन द गुड्स फॉर द कंफर्मिटी। आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, वो आपको बोलते हैं कि आप अपने एंड पे भी चेक करो कि कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, कोई गलत माल तो नहीं आया या कोई खराब तो नहीं है। वी हैव अ राइट टू एग्जामिन द गुड्स, ठीक है, अपने कंफर्मिटी के लिए। देन वी हैव राइट टू स्यू फॉर द प्राइस रिकवरी। कई बार क्या होता है, गलत प्राइस पे कर दिया जाता है या बोला आपको कम था, आपसे ज्यादा मांग लिया जाता है, तो उस केस में यू हैव अ राइट टू स्यू दैट पर्सन फॉर द प्राइस रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने 50,000 का एक एसी खरीदा, ठीक है, ऑन बिल जो था 50,000 था, यहाँ तक आते आते बोले नहीं जी आपको 10,000 और देने पड़ेंगे, हमारा डिलीवरी है, हमारा सर्विस वाला है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो 10,000 उसने और बढ़ा दिए। सो आई डोंट हैव टू पे द 10,000 एक्स्ट्रा। राइट टू स्यू जो है वो उसी के अंडर आता है। देन वी हैव राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस और द नॉन डिलीवरी। कई बार क्या होता है, डिलीवरी टाइम पे नहीं होती या कुछ डैमेजेस उसमें होते हैं, उस केस में यू हैव अ राइट टू स्यू। देन राइट टू स्यू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैंने बेड मंगवाया, बोला जी ठीक है 1 वीक के अंदर अंदर बेड आ जाएगा, 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए, महीना हो गया, बेड नहीं आया। आई हैव अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आई हैव अ राइट टू स्यू for the specific performance. Then we have right to sue for breach of warranty और condition। वही चीज बताई उन्होंने मुझे, वहां बोला कि नहीं जी ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में आपके एसी चलते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में ये प्रोडक्ट है जो आपने लिया है, घर आते आते वो चला ही नहीं, खराब हो गया, 2 दिन में खराब हो गया, ठीक है, वो अकाउंटेबल नहीं है अब उस चीज के लिए। तो वी हैव अ राइट टू स्यू फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी एंड द कंडीशन। देन वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके साथ होता है। देन वी हैव सम ड्यूटीज ऑफ द बायर। अगर, जैसा आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सो वी हैव टू ओबे द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। इसी तरीके से सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर बायर को कुछ राइट है तो साथ में बायर को कुछ ड्यूटीज भी है ना। व्हाट आर दोज ड्यूटीज? पहला, ड्यूटी टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, जब डिलीवरी करवाई जाएगी, जिस दिन डिलीवरी होगी, आपको मैसेज आ जाएगा या आपको कन्वे कर दिया जाएगा, तो आपको उस दिन डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, आपको अपना एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। ड्यूटी टू पे द प्राइस फॉर द पोजेशन। आपने गुड्स लिया तो आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। कई बार आपको डिलीवरी जो होती है, ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, आपको जो आपने कोई गुड्स अगर खरीदा या कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको प्रॉपर एड्रेस देना है कि कहाँ आपको डिलीवरी करवानी है। देन वी हैव ड्यूटी टू डिमांड डिलीवरी एट अ रीजनेबल आवर। आपको एज अ कंज्यूम बायर, आपको ये ड्यूटी बनती है आपके कि उनको बताना कि डिलीवरी हमको कब करानी है, किस टाइम पे करानी है, किस जगह पे करानी है, किस कंडीशन में करवानी है, ठीक है। ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट का कुछ नेचर ऐसा होता है जहां आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट पे ही भिजवाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई ऑर्डर हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो ऑर्डर पे बन के आते हैं, तो जब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर पे बन के आता है तो वो आपका जो गुड्स होगा वो इंस्टॉलमेंट पे ही आएगा, ठीक है, आपकी एग्रीनेस होनी चाहिए। ड्यूटी टू बेयर द रिस्क ऑफ डिट्रियोशन इन ट्रांजिट। कई बार क्या होता है, सामान आ रहा होता है, डैमेज हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उस केस में यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी टू इन्फॉर्म द सेलर ऑफ रिफ्यूजल और रिजेक्शन। अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिफ्यूज कर दिया लेने से या रिजेक्ट कर दिया, तो यू शुड कन्वे इट टू द सेलर कि ये मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है
या अगर कोई प्रोडक्ट आपको ज्यादा आ गया या क्वांटिटी गलत आ गई या क्वालिटी गलत आ गई, you have a duty to inform the seller about everything, right? Then we have duty to take the delivery within a reasonable time. एक reasonable time के अंदर अंदर डिलीवरी आपको ले लेनी है. Duty to pay the price as per the property passes, ठीक है? Then duty to pay the damages for non acceptance, ये समझ लेना बस. Then we have rights of seller. Then we have rights of seller. Right to reserve disposal of goods. The seller has a right to retain control ownership of good until specific conditions are fulfilled. Seller जो होता है वो अपने पास उस प्रोडक्ट को तब तक रख सकता है जब तक उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उनको पेमेंट नहीं हो जाती. देन वी हैव राइट टू अज्यूम बायर एक्सेप्टेंस. कई बार क्या होता है कि बायर जो है वो साइलेंट होता है, किसी भी चीज को लेके वो साइलेंट होता है. सो इट इज द राइट ऑफ द सेलर टू एक्सेप्ट इट. मींस मेयर साइलेंस इज आल्सो नोन एज द एक्सेप्टेंस. ठीक है. देन वी हैव राइट टू डिलीवर द गुड्स ऑन बायर्स एप्लीकेशन. ये सेलर का राइट होता है कि जहां बायर बोले वहां सेलर को भेजना पड़ेगा प्रोडक्ट. राइट टू डिलीवर द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकता है. राइट टू एक्सरसाइज लियन एंड रिटेन पोजेशन. जब तक प्रॉपर कंपनसेशन नहीं आती, जब तक प्रॉपर पेमेंट नहीं आती, वो आगे गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा until and unless पार्टीज में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ या अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीनेस हुई है कि वो लेटर ऑन पे करेगा. राइट टू रीसेल द गुड अंडर सर्कमस्टांसेस. मैंने महीने से प्रोडक्ट रखा हुआ है, कंज्यूमर नहीं आ रहा लेने के लिए, मैं उसको रीसेल कर दूंगी. ठीक है. देन राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी व्हेन प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड. ठीक है. इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव नॉट पास्ड टू बायर, तो वो क्या कर सकता है? द सेलर कैन विदहोल्ड प्रॉपर डिलीवरी until the necessary condition of transfer on ownership are met. This right aligns the delivery with ownership. मतलब right to withhold वो तब तक प्रॉपर्टी को रख सकता है जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती, वो अपने पास रख सकता है. राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी ओके हो गया. राइट टू स्यू फॉर प्राइजेस. मैं सेलर हूँ, मैंने 50,000 की चीज दी है, वो पैसा ही नहीं मुझे पे करे, तो आई हैव अ राइट टू स्यू दैट पर्सन फॉर प्राइस कि मुझे मेरी पेमेंट तो करो. ठीक है. उसने मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, सो आई हैव अ राइट टू स्यू दैट पर्सन इवन फॉर द चेक बाउंस. देन वी हैव ड्यूटीज ऑफ सेलर. सेलर की भी कुछ ड्यूटी बनती है. ड्यूटी टू अरेंज फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, उसके लिए उसको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. ड्यूटी टू अप्रोप्रिएट एंड कंफर्म द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या चीजें आप भेज रहे हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको कंफर्म करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा. ड्यूटी टू पास एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव टाइटल. सही गुड्स भेजने पड़ेंगे. ड्यूटी टू डिलीवर द गुड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में, आपकी लिस्ट में जो जो लिखा है उसी अकॉर्डिंग आपको भेजना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा. ड्यूटी टू पुट गुड इन अ डिलीवरी स्टेट. वही डिलीवरी उसकी करवानी पड़ेगी, टाइमली मैनर में करवाना पड़ेगा. जो भी डिलीवरी के एक्सपेंसेस है वो सेलर ही बियर करेगा. ठीक है. कुछ सर्कमस्टांसेस में बायर करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेलर ही डिलीवरी के जो प्राइजेस है वो बियर करता है. ड्यूटी टू डिलीवर द अग्रीड क्वांटिटी. जितनी क्वांटिटी एग्री करी गई है बिटवीन बोथ द पार्टीज उतनी ही क्वांटिटी डिलीवर की जाएगी. इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू चेक दैट. ड्यूटी टू डिलीवर द गुड इन इंस्टॉलमेंट पर द बायर्स डिजायर. जितनी बायर चाहता है उतना ही गुड्स उसको क्या करना है? डिलीवर करना है. ड्यूटी टू अरेंज फॉर इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. ठीक है. इंश्योरेंस है या वारंटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर एज वेल टू चेक फॉर द वारंटी कि वारंटी प्रोडक्ट के साथ रही है तो कितने साल की वारंटी है, कब एक्सपायर होगा. ठीक है. अगर कोई डिफेक्टिव गुड है सो ही हैज अ ड्यूटी टू गेट दैट बैक. तो ये सारी चीजें होती है, ये बायर के पार्ट पे भी और आपके सेलर के पार्ट पे भी, दोनों के पार्ट पे इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. सो इट इज ऑल. ये कंक्लूजन आपका जो है ये पढ़ लेना. सो इट वाज ऑल कि राइट टू जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो क्या होता है, जिसमें बायर और सेलर दो पार्टी होती है. बायर की अपनी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज उनको फॉर्म करना पड़ता है, सेलर की अपनी ड्यूटीज होती है, राइट्स होते हैं जो वो लेते हैं. सो ये सारा चीजें जो है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से रिलेटेड है. इफ यू हैव एनी डाउट, just comment there in the comment section. I will solve your queries. Till then, subscribe to my channel, like my video and share with your friends. Thank you and have a nice day.